डेट पे कोर्ट ऑर्डर करेगी, नोटिस, पीसीएस, चस्पानगी और उसके अलावा अखबार भी साथ ऑर्डर कर देगी। ठीक हो गया। वो 15 दिन के अंदर जब भी कोई डिफेंडेंट आएगा तो उसने आके जवाब दावा देना है। क्या करना है? जवाब दावा देना है। ठीक हो गया। आगे वो अगर वो मतलब जवाब दावा 15 दिन में नहीं करता तो मैक्सिमम अगली जो डेट मिलेगी उसको 15 दिन की डेट मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगले 15 दिन में वो जवाब दावा नहीं देता तो उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और कोर्ट प्लेनेट में जो लगे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख के कोर्ट ने फैसला कर देना है। समझ आ गई है? ठीक हो गया। मतलब ये है कि डिफेंडेंट को सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है जवाब दावा के लिए। कहता सर है आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम मैं तो अब पहले की तरह ही हूँ। सर आवाज़ जो आपकी हमें तो ठीक आ रही है सर। मैडम का ना अक्सर एक्चुअली मैडम का मसला है, उधर उनका नेट नहीं सही है। वाईफाई जो हो ना फिर आवाज़ ठीक आती है, जिनके पास वाईफाई है वो ठीक होती है। चलें जी। दूसरा वो कह रहे हैं कि विद इन 2 days ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट दी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट नोट सेंड नोटिस ऑफ समन टू डिफेंडेंट थ्रो प्रोसेस। ठीक हो गया। इधर अब मेरा ख्याल है आपको सही नहीं नजर आ रहे। चलें। ये पहले आपके ये 30 डेज 15 दिन हो गया। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि शेल अपेयर विद इन 3 days। अब ये थोड़ा तजाद है, इधर 3 days कह रहा है, ये जो पहले है इधर 2 दिन है। पंजाब का 2 दिन का है, इधर 2 दिन है। चलें अब हम ये पढ़ते हैं। सही नजर आ रहा है ना आपको? जी सर सही नजर आ रहा है। हाँ। चलें। 2 दिन के अंदर कोर्ट हमने नोटिस तलवाने समन वगैरह सारा कुछ करना होता है। वैसे 2 दिन में नहीं होता, जो आखिरी वो 4 दिन 3-4 दिन पहले हम अखबार करा देते हैं, नोटिस भी करा देते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी, सूट फॉर डिफरेंट थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी फैमिली कोड एंड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, ये है आपका रजिस्टर पोस्ट के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा और उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट ड्यू इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू टुगेदर विद कॉपी ऑफ प्लेंट एंड कॉपी ऑफ शेड्यूल रेफर्ड इन सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7। मतलब ये कह रहा है कि विद इन 2 days आपने नोटिस करने हैं, समन करने हैं डिफेंडेंट को। और डिफेंडेंट को नोटिस के समन कैसे करने हैं कि आपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स सारे लगाए हैं वो भी भेजने हैं। उसके अलावा आपने जो लिस्ट गवाहन है वो भी भेजने हैं, और आपने आपके साथ जो मतलब फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्स की थी वो भी साथ आपने भेजनी है। सिंपली है कि नोटिस के साथ एक प्लेट जाएगी, प्लेट के साथ वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो साथ जाएंगे, उसकी कॉपी जाएगी। उसके अलावा जो आपने जो लिस्ट गवान लगाई है वो भी साथ जाएगी। ठीक हो गया। आगे है जी, वाइल इशूइंग द नोटिस ऑफ समन टू डिफेंडेंट the family court shall require the defendant to submit a written statement on the day mentioned in notice। ठीक हो गया। जिस दिन वो आएगा आके रिटर्न आके जवाब दावा देगा, मतलब जिस दिन प्रेजेंस होगी सेम डे पे आके उसने जवाब दावा देना है। अगर उसी डेट पे नहीं देता तो उसके मैक्सिमम 15 दिन का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। आगे सर नहीं। सॉरी मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, मुझे प्लीज दोबारा री एंटर कर दें 1 सेकंड। चलें कर लें मैडम, कर लें। आगे कह रहा है जी, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 8। ठीक है। डिफेंडेंट शैल अपेयर बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, a list of witnesses, gist of evidence, and in case of written statement is not filed on the date, family court may appear may for the sufficient reason prevented defendant from the submitting written statement, allow defendant to submit written statement and other document next date which shall not exceed 15 days। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा। डिफेंडेंट को 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलता।
अगर वो आगे वो कह रहा है कि ए डिपेंडेंट हस्बैंड में where no earlier suit for restitution of diagnosis pending claim for decree of restitution of conjugal rights in a written statement decree of resolution in written statement to suit for resolution or maintenance which he deemed a plaint and no separate suit shall lie. अब ये देखें, ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट उन्होंने की है। अब कह रहा है कि एक डिफेंडेंट सूट हो गया डेजोलेशन ऑफ मैरिज का, ठीक हो गया, डेजोलेशन ऑफ मैरिज का सूट हो गया, तो डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट आपका मतलब हस्बैंड अदालत में आता है, तो उसने पहले अगर कंजुगल राइट्स का दावा दायर नहीं किया तो वो उसी अपने जवाब दावा में कंजुगल राइट्स की प्ली ले सकता है, उसको सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी वकास साहब, क्या समझ आई आपको? वकास अली जी सर, जी सर, रिटर्न स्टेटमेंट की सर क्या समझ आई है आपको 9(1)(a) की? इसमें जो सर 1A इसमें है, सर इसमें है कि वो डिफेंडेंट जो है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करेगा विदिन 15 डेज, जो कि उसे 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें मतलब उसमें फाइल करेगा, और साथ में लिस्ट ऑफ हिज विटनेसेस भी देने हैं और उसकी मतलब वैसी मतलब कि जो है एविडेंस से रिलेटेड वो भी उसने ब्रीफ उसका बताने हैं। और साथ में उसमें सर 1A में ये बताया गया कि अगर डिफेंडेंट मतलब हस्बैंड है तो अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगाइट से रिलेटेड है तो उसे फिर कोई अलहदा जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ही उसकी प्लेंट समझी जाएगी। हाँ अगर प्ली लेता है तो। जी सर, अगर प्ली लेता है तो। इसी तरह अगर 1B में बताया गया कि अगर डिफेंडेंट वाइफ है और वो अपनी रिटर्न स्टेट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का क्लेम करती है तो मतलब फिर वो उसकी वो एज अ प्लेंट जो है वो समझी जाएगी सूट में। 1B रिटर्न में स्टेटमेंट ठीक है रिटर्न बताएं आप। मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही है, साथ में अगर वो ये प्ली लेती है तो वो उसकी प्लेंट भी समझी जाएगी उसी दावे में, उसी रिटर्न स्टेट में। उसमें 1B में ये बताया गया है कि अब जो हस्बैंड है उसने दावा किया है कंजुगल राइट्स का, जी सर। ठीक होगा। अब बीवी आ जी सर। जाती है, बीवी आके उसका जवाब देती है कंजुगल राइट्स का, तो उसमें अगर मांगती है खुला तो खुला की प्रे मांग सकती है, खुला मांग सकती है उसी जवाब दावा में, उसको अलहदा सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, वो खुला की बात हो रही है, ठीक। हाँ जी ठीक हो गया। पहले जी थी ठीक। हस्बैंड ने मतलब दावा किया है, बीवी ने दावा किया डेजोलेशन का, तो हस्बैंड आएगा कंजुगल राइट्स मांगेगा। हस्बैंड ने कंजुगल राइट्स का दावा किया तो बीवी आके खुला मांग सकती है। खुला, ठीक। आगे वो कह रहे हैं कि वेयर डिफेंडेंट रिलाई अपॉन द डॉक्यूमेंट इन पोजेशन और पावर ही शेल प्रोड्यूस द कॉपी, वही चीज़ है जो उस पे डिफेंडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रोड्यूस करेगा। वेयर ही रिलाई ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट इन हिज पोजेशन और पावर एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट ही शेल इंटर सच डॉक्यूमेंट in a list to appended and written statement giving the reason of relevancy टू डिफेंस इन रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखें, अब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। 3 में कह रहा है कि तो वो अपना बताए एक लिस्ट देगा मुनिसरा, ठीक है, उसमें बताएगा कि ये किसके पास है और वो साथ रेलिवेंसी भी बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे रेलिवेंट है, ठीक है। वो ये डॉक्यूमेंट बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे रेलिवेंट है, ठीक हो गया। सपोज के अच्छा बीवी सर, सॉरी, आपसे क्वेश्चन करना था कि अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट लेट्स से वाइफ खुला का दावा दायर करती है, ठीक है, और फिर हस्बैंड रिटर्न स्टेटमेंट देता है, तो फिर अब वाइफ ने तो खुला लेनी, तो फिर उस जवाब जो कहते हैं, ठीक है, फिर दोबारा उस रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देना जरूरी होता है या नहीं? मैडम आपने हस्बैंड ने बीवी ने दावा किया तलाक का, ठीक है,
और साथ ही उसका और जवाब दावा आ गया, हस्बैंड ने कहा कि कंजुगल राइट्स का, कि आप आओ मेरे साथ अपने अज़दवाजी जो हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो निभाओ, मेरे साथ रहो, तलाक ना लो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दूसरा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, आगे हम पढ़ रहे हैं। जब जवाब दवा आ जाता है तो कोर्ट प्री रिकन्सिलेशन मांग कराती है। प्री ट्रायल एक होती है, प्री ट्रायल जब जवाब दवा आ गया तो फिर प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन होगी। कोर्ट दोनों पार्टीज को बनाएगी, मसालत कराएगी। अगर मसालत नहीं होती तो फिर इश्यूज फ्रेम कर देगी और एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, केस फाइनल आर्गूमेंट्स पे आ जाएगा, फिर कोर्ट ने एक मसालत करानी है, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रायल। पोस्ट ट्रायल मसालत में फिर उनको कहा जाएगा कि हाँ जी आप मसालत करते हैं, मसालत करके घर चले जाएं। फिर भी नहीं मानते, देन फिर उनका कोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कोर्ट ने फैसला कर देना है। सर खुला में भी इस तरह से होता है, प्री ट्रायल और ये सारी चीजें? सारा कुछ होता है खुला में मैडम। ऐसा होता है कि खुला में एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कोर्ट वैसे ही फैसला कर देती है। कोर्ट वैसे फैसला, तो कोर्ट बीवी से पूछती है कि हाँ जी आपने इसके साथ रहना है, नहीं रहना है। आप कोशिश करती है रहना है, नहीं रहना, कहती है नहीं मुझे तलाक चाहिए, तो बीवी वो फिर कोर्ट बाउंड हो जाती है। कोर्ट बाउंड हो जाती है, कोर्ट के पास और ऑप्शन नहीं होता कि हम तलाक ना दे, फिर तलाक दे देती है। एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है मेंटेनेंस के लिए या आपके डावर के लिए डॉरी आर्टिकल्स के लिए। तलाक तो कोर्ट मांगती है तो फिर दे दी। तलाक के तो ऐसा है कि तलाक पे तो आपकी अपील भी नहीं होती, उस बेचारे के पास अपील का भी राइट नहीं होता। ठीक हो गया। और तलाक में जो डेजोलेशन ऑफ मैरिज 1939 है, मुस्लिम डेजोलेशन मैरिज एक्ट 1939, उसका सेक्शन 2 है, उसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं। उसके सेक्शन 2 की क्लास 8 और सब क्लास डी, उसमें बताया गया कि अगर उसकी वो तलाक लेती है इस बिना पे कि मेरी प्रॉपर्टी इसने खुद बुद किया है, उस एक कंडीशन पे हस्बैंड के पास राइट है कि अपील कर सकता है, वरना कोई अपील नहीं है तलाक के दावे में। ठीक हो गया। तो ये था आपका डिफेंडेंट का। आगे अजी का जब औरत ने तलाक खुला लेनी हो तो फिर अमूमन कोर्ट्स जो है ना वो एफिडेविट मांगते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है या वैसे ही कोर्ट्स ये अपनी निसेसरी तौर है पे सर, बिल्कुल निसेसरी है ये। आगे हम एविडेंस पता है, अभी ये देखें ना कि आपके क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हम एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं सेक्शन 11 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ये मैंडेटरी है। ठीक हो गया, Right. ये मैंडेटरी है। उसमें ये कहा गया कि आप एफिडेविट पे सारा कुछ कर दें। ठीक हो गया। यानी सर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के सारे दावों में एफिडेविट लगता है? फैमिली कोई केस है मैडम, एफिडेविट लगते हैं, कोई भी केस है। और ये भी एक अलग प्रैक्टिस है, जो नए वकील होते हैं वो जाके 100 का स्टाम्प ले लेते हैं, दूसरा कोई 50 का ले रहा होता है, वो असल स्टाम्प पे दे देते हैं एफिडेविट। नहीं, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जितनी भी केस दावे किए हैं वो सादा पेज पे उसका एफिडेविट होता है। एफिडेविट क्या होता है कि वो उसमें वो हलफ पे, मतलब ऑन ओथ वो डिक्लेयर करती है, डिपोज करती है कि मैं ये हल्फन कह रही हूँ कि ये ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। हल्फन बयान करती हूँ कि मुद्देया की शादी हमरा मुद्दा अलय मोरखा फलां फलां को शरीयत मोहम्मदी के तहत हुई और इस वतन से 2 बच्चे पैदा हुए हैं जो इस वक्त माँ के पास है। ठीक है। और दूसरा एक पैरा आ जाता है उसके उस्मान जज के बारे में, तीसरा पैरा आ जाता है उसके हस्बैंड के सोर्सेज के बारे में कि क्या सोर्सेज हैं अगर मेंटेनेंस मांग रही हैं। तो ये इस तरह का एफिडेविट दे देते हैं सादा पेज पे, स्टाम्प पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है अब जितनी चीज़ें आपको लॉ प्रैक्टिस के हवाले से पता चल रही हैं, तो दोबारा आप किसी वकील से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फैमिली ट्रायल कर सकती हैं सुकून के साथ। ऐसा है। यस सर। जी जी राइट। चलें, ठीक हो गया। चलें जी,
आगे जी मेरा ख्याल है अब आज का ये एक्ट आप कंप्लीट नहीं करवाएंगे, आप पहले ही मतलब हमें छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके क्वेश्चंस इतने हो गए हैं। तो मेरा प्लान था कि सारा पढ़ेंगे, लेकिन अब हम इस सेक्शन 14 तक जो अपील है, अपील तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो होगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आगे है जी आपका कॉपीज, वो जो मतलब वही सेम चीज़ जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो देगा, नहीं है तो वो मुनिस्रा में लिख देगा। आगे कहता है इफ़ डिफेंडेंट फेल टू अपेयर ऑन द डे फिक्स्ड फॉर बाय फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपेयरेंस, अगर वो नहीं आता देन कोर्ट क्या क्या करेगी, कोर्ट के पास ये है कि अगर वो देखेगी कि नोटिस सर्व हो गया है फिर भी नहीं आया तो एक्स पार्टी कर देगी। अगर वो लगता है कि नोटिस सर्व ही नहीं हुए तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको दोबारा नोटिस किए जाए। ठीक हो गया। आगे कहता है इफ डिफेंडेंट फेल टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस देन इफ प्रूव्ड दैट नोटिस समन और नोटिस वाज डुअली सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट। अब ये देखें, ये बात कर रहा है कि समन और नोटिस, समन और नोटिस, ये इसमें क्या फर्क है? समन या नोटिस में कोई बताएगा? सर नोटिस जो होता है वो होता है और समन जो होता है वो सूट में। समन जो होता है वो सर सूट में होते हैं और जो नोटिस होता है वो एप्लीकेशन में होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका जवाब कि समन जो है वो आपके नोटिस में होते हैं और सॉरी समन जो होते हैं वो सूट में होते हैं और नोटिस जो होते हैं वो किसी एप्लीकेशन में होते हैं। ठीक हो गया। आगे वो कह रहे हैं कि डुअली द फैमिली कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी प्रोवाइडेड दैट वेयर फैमिली कोर्ट हैड अडजर्न द हियरिंग ex parte and defendant or before hearing the appearance or sign good cause for his previous non-appearance, he may upon the term court direct the heard answer and to suit if he had appeared on the day on on his appearance। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि कोर्ट एक्स पार्टी अगर वो नहीं आता तो कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी, अगर वो दोबारा आ जाता है और गुड काज, असाइन गुड काज, ये देखें, ये चीज़ें आप हाईलाइट किया करें। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ने का भी यही तरीका होता है कि आप जो मेन चीज़ें हाईलाइट करना होता है। आपने गुड का यहाँ पे गुड काज का लिखा है, आगे वो जो हम सेक्शन 9 है, आर्डर 9 है सीपीसी, ठीक है, उसमें एक्स पार्टी को साइड साइड कराना है तो उधर वो लिखा हुआ है सोफिशेंट काज। सोफिशेंट काज बतानी होती है। सोफिशेंट काज की किसी को डेफिनेशन आती है? सोफिशेंट काज क्या होती है? सफिशिएंट काज, सफिशिएंट काज, सफिशिएंट काज, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट कंडोनेशन रिला है, उसमें भी सर सफिशिएंट कॉज लिमिटेशन एक्ट में जो बताया गया है जी क्या है उसकी क्या डिफाइन, क्या कैसे डिफाइन करते हैं उसको? सर, मतलब ऐसा कोई ग्राउंड जो सफिशिएंट हो सूट को मेंटेन करने के लिए ताकि एक्स पार्टी ना हो, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री चला गया था बंदा या फोर्स मेज्योर हो गया, इसी तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है मैडम, उसकी जो जैसे डेफिनेशन है, आजकल मतलब कोरोना की ग्राउंड ले सकते। जी बिल्कुल, आप उसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, आप लिख भी लें बल्कि कि द सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। सफिशिएंट काज ये है कि सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में का सेक्शन 5 है, उसमें भी सफिशिएंट काज देनी होती है। सीपीसी आर्डर 9 है, उसमें सेटल का एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड कराना तो उसमें भी सफिशिएंट काज देनी होती है। सफिशिएंट काज मींस दैट द सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एप्लीकेंट, पार्टी, पिटिशनर। ठीक हो गया। तो वो सरकमस्टांसेस क्या हो सकते हैं कि वो बंदा डेथ बेड पे था, बेड रिडन था, कोमा की हालत में था, मुल्क में कोरोना की हालात थी, अदालतें बंद थी। ठीक है, ये सारे उसकी सफिशिएंट काज है। अब वो कहता है कि अगर वो आगे एप्लीकेशन देता है, सो गुड काज देता है नॉन अपेयरेंस की, तो कोर्ट कह सकती है कि हाँ जी कोर्ट डायरेक्ट बी हेयर्ड आंसर टू सूट इफ ही हैड अपेयर्ड ऑन दी, ऐसे उसको इजाज़त देगी कि हाँ जी आप अपना आयन जवाब दावा दें, और ऐसे समझा जाएगा जैसे उसको एक्स पार्टी ही नहीं किया गया। ठीक हो गया, जैसे उसको
एक्स पार्टी ही नहीं किया गया। आ गया जी आपका इफ it is not proved that the defendant was duly served as provided in the section 484 family code, issue fresh summon। अगर वो समन सर्व नहीं हुए तो कोर्ट फ्रेश समन कर देगी। आगे जी if defendant fail to submit the written statement on the date before the date submission, the defense of right defendant shall struck off। ये चीजें होती हैं कि अगर 15 दिन के अंदर उसने जवाब दावा नहीं दिया तो कोर्ट को जाके आप कोर्ट में रोला डालें कि ये आप डेट नहीं कर सकते, आज ही जवाब दवा है ठीक, नहीं तो आप इसका राइट स्टक ऑफ करें और फैसला डिसाइड करें। ये आपके पास राइट है, आप कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है कि कोर्ट समटाइम कोर्ट्स भी लीनियंट व्यू अपना रही होती है। जहां आपका राइट हो आप कोर्ट्स को भी बता दिया करें कि ये आज आपने करना है। ठीक है, ये आज आपने करना है, आपने वकालत भी करनी है तो डंके की चोट पे, जहां पे आपका राइट बनता है तो आपने माफी नहीं देनी, बस अपने क्लाइंट के लिए बस लड़ पड़ना है आपने। ठीक हो गया। आ गया जी इन एनी केस इन विच डिफेंडेंट इज proceed ex parte against defendant under this act, he may apply within 30 days to service of summon। वो 30 डेज में अपनी एक्स पार्टी है तो 30 डेज में वो एप्लीकेशन देगा जब उसको नॉलेज होगा, और कोर्ट उसको थोड़ा कास्ट वगैरह लगा के उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देगी। अब वो जब भी आप एक्स पार्टी हो जाता है आप जाके एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट लाजमी करती है, उसमें कोर्ट वो आपकी एक्स पार्टी को सेट असाइड की कभी आपने नहीं देखा होगी कि एप्लीकेशन खारिज कर दी हो कोर्ट ने, कभी भी नहीं देखा होगा। जब भी एक्स पार्टी दावा हो जाता है, एप्लीकेशन होती है, जो भी होता है, कोर्ट उसको सेट असाइड करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि केसेस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन दी मेरिट्स नॉट ऑन बेस ऑफ टेक्निकलिटीज। ठीक है, केसेस को टेक्निकलिटीज पे आपने डिसाइड नहीं करना, कोर्ट केसेस को आपने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करना है। ठीक हो सर गया। ये फैमिली के कौन से केसेस हैं जिसमें आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते? क्या मतलब एप्लीकेशन नहीं दे सकते? सर आप कह रहे हैं ना कि एक्स पार्टी के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो खुला और जो तलाक है उसमें तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते ना सर? तलाक का दावा भी मैडम एक्स पार्टी हो जाए, एक्स पार्टी तो हो गया है ना, तो फिर भी आए तो फिर उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं एक्स पार्टी को सेट असाइड करने के लिए। कोई भी केस है फैमिली का, कोई भी केस है, आप डिक्री हो गया, एक्स पार्टी हो गया है, तो आप उसको सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेट असाइड मीन के अब देखें कि सेट असाइड, बात सुन लें मैडम, में भी ऐसे कर सकते हैं सर, बात सुन लेना तलाक और खुला, आई डोंट थिंक सो मैडम। उसका एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की बात हो रही है, डिक्री की नहीं। ठीक है, अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या है, आज आपके खिलाफ एक्स पार्टी हुआ है और कोर्ट ने डेट रखी है 15 दिन की फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया, जब एक्स पार्टी हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। अब 15 दिन का टाइम है, अब एविडेंस वाले दिन आके एप्लीकेशन देते हैं सेट असाइड करने के लिए, तो कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगी, पहले आपकी सेट असाइड की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, फिर आगे कुछ चलेगी। तो एप्लीकेशन आप किसी भी केस में दे सकती हैं। ठीक है, ये मैडम ऐसा होता है कि आप कोर्ट में जाएं, प्रैक्टिस करें तो ये टाइम टू टाइम सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि दी पासिंग अगर एक्स पार्टी डिग्री पास होगी है तो विद इन 3 डेज डिफेंडेंट को उसकी कॉपी भेजी जाएगी कि ये आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो गई है। 8 में ये बताया गया कि सर्विस ऑफ समन its accompaniment in the manner section 7 shall be deemed to service and decree on defendant। अब वो कहता है कि सेक्शन 7 के तहत अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के तहत आपने डिक्री भेज दी है डिफेंडेंट को,
तो वो आपकी सर्विस समझी जाएगी, वो यही समझा जाएगा कि उसको मिल गई है, बाद में वो आके ये नहीं कह सकता कि मुझे मिली नहीं है। इसी तरह आपका सेक्शन 27 है जनरल क्लासेस एक्ट 1897, ठीक है, उसकी सेक्शन 27 है, उसमें भी यही कहा गया कि अगर आपने किसी को लेटर भेजा है, नोटिस भेजा है, नोटिस में आपने एड्रेस से लिखा है, नोटिस की जो फीस बनती है रजिस्ट्री की वो आपने पे कर दी है, और जो वो पोस्ट भेजी है वो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजी है, जैसे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजी है, तो यही समझा जाएगा कि उसको समन की तमील हो गई है। ठीक हो गया, उसको समन की तमील हो गई है। आगे आ जी आपका प्री ट्रायल। प्री ट्रायल में कह रहा है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड द कोर्ट शैल फिक्स अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ केस। ठीक हो गया, तो कोर्ट जब रिटन स्टेटमेंट होती है तो फाइल हो जाती है, तो कोर्ट ने एक डेट रखनी होती है प्री ट्रायल हियरिंग की। ठीक हो गया, ऑन द डे फिक्स्ड कोर्ट शैल एग्जामिन द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट इफ एनी प्रिसाइज ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड by the parties and shall, if deemed fit, hear the parties and their counsel. The family courts may, at the pre-trial stage, ascertain precise point of controversy between the parties and attempt to effect compromise between the parties. अब कोर्ट क्या करेगी, मुसालत के लिए एक डेट रखेगी और कोशिश करेगी कि उनका कंप्रोमाइज करवा दे पार्टीज का। ठीक है, यह पार्टीज का कंप्रोमाइज करवाए, कोर्ट ने एक डेट रखनी है। ठीक हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू सक्सेशन सब सेक्शन 5 इफ compromise is not possible between the parties, family court may, if necessary, frame the precise point of controversy and record evidence. अगर नहीं होती वो मुसालत नहीं होती तो फिर अल्लाह दी मर्जी, तो कोर्ट फिर इश्यूज फ्रेम कर देगी, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। 5 में क्या कह रहा है कि अगर डेजुलेशन ऑफ मैरिज का दावा है, इफ रिकंसिलेशन फेड, फैमिली कोर्ट शैल immediately pass decree for dissolution of marriage, and in case of dissolution of marriage through khulla may direct wife to surrender up to 50% deferred hour and up to 25% admitted prompt hour। ठीक हो गया, अब डेफर्ड आवर और प्रॉम्प्ट आवर का कोई मुझे बता सकता है कि डेफर्ड आवर कौन सा होता है, प्रॉम्प्ट आवर कौन सा होता है? एनीवन? सर ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल जो होते हैं ना जी, एक मुअज्जल जो होते हैं वो एट द टाइम उसी वक्त आपने अदा करने होते हैं जब निकाह हो रहा होता है, और गैर मुअज्जल वो डेफर्ड आवर में आ जाते हैं जो आपको जब आपने तंसीक हो जाती है उस वक्त अदा करने। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि वो जो डेफर्ड होता है वो ऑन दी 3 कंडीशन है उसमें, या तलाक की सूरत में, या डेथ हो जाती है हस्बैंड की उस सूरत में, या फिर वो अगर आप निकाहनामे देखते हैं तो उस पर लिखा होता है डेफर्ड आवर के लिए कि इंदल तलब। इंदल तलब मीन्स ऑन डिमांड। ठीक हो गया, ऑन दी डिमांड वो पे किया जाता है। ठीक हो गया, ये है इसका कंसेप्ट। प्रॉम्प्ट ऑन सर डिमांड ये नहीं, अभी अभी सर पास हुआ सर 50% का। नहीं मैडम रोहा साहब, आप जो बता रही हैं आपका भी कंसेप्ट ऐसा है कि जो प्रॉम्प्ट होता है ना वो ऑन द स्पॉट होता है, कि मतलब जब निकाह हुआ, ठीक हो गया, तो कंज्यूमेशन से पहले, मतलब सुहाग रात से पहले, ठीक है, उनकी रात गुजारने से पहले वो पे किया जाएगा, वो है प्रॉम्प्ट आवर। जो डेफर्ड आवर है वो उसकी वो 3 है कि मतलब या तो फिर ऑन ऑन डेथ, ऑन डेजुलेशन, या ऑन डिमांड होता है, प्रॉम्प्ट ऑन डिमांड नहीं होता। जी मैडम रुआ साहबा। ओके सर, और स्पेसिफिक डॉवर भी होते हैं? जी स्पेसिफिक स्पेसिफाइड डॉवर शायद
जी मैडम, वो जो कंसेप्ट बता रही है ना, वो देखें, वो और चीज़ है। वो स्पेसिफिक आप कह रही हैं स्पेसिफाइड होता है, और दूसरा नॉन अनस्पेसिफाइड होता है। वो हमारा वो बताता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, जिसे हम मुहम्मदन लॉ कहते हैं, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि सपोज के हम ये दावा लिख देते हैं 5 लाख रुपया, ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड है। अगर ये साइलेंट होता कि कोई डावर की अमाउंट ना लिखी होती, तो फिर उसमें हम अनस्पेसिफाइड होता है, तो फिर हम उसमें जो हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, फिर हमने उसमें देखना था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, या उसकी सिस्टर की शादी हुई है तो उसको कितना मिला है, उसकी कजन की शादी मिली है तो उसको कितना मिला है। ऑन दैट बेसिस वो जो स्पेसिफाइड बाद में किया जाता है, वो अनस्पेसिफाइड उसको कहते हैं। ठीक हो गया? सर समझ नहीं आई ओके सर, थैंक यू। समझ आ गई मैडम को? मैडम वो हमारा अभी कंसेप्ट वो नहीं है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में डावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डावर जो एक स्पेसिफाइड होता है, एक अनस्पेसिफाइड होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड जो कि हमने लिख दिया 5 लाख रुपया, और दूसरा होता तो है सर डावर तो वही होता है कि जो लिख दिया, तो जो नहीं लिखा होता वो तो वो तब भी भी होता डावर लेते। वो भी होता था। वो आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़े ना, मोहम्मदन लॉ, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले ऐसा भी होता था कि नहीं लिखा, निकाहनामे नहीं थे, ठीक है, नहीं लिखा जाता था, तो फिर अब कोई आ जाता था, तो फिर वो फतवा यही होता था कि बस वो उनकी जो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें, उसके माँ बाप की पोजीशन देखें, या उसकी कोई सिस्टर को पहले कितना मिला है वो देख के उसके मुताबिक, या वो लड़की का सीरत कैसी है, लड़की की कम्पिटेंसी कैसी है, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स देख के सर किया जाता सर था। सर एक सेकंड, मेरा मतलब है कि अगर किसी का महर ना लिखा गया हो तो वो महर के लिए दावा तो कोई नहीं कर सकता ना, वो कर तो बस सकती जो है, कर अगर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। ये अब मीटिंग तकरीबन एंड हो गई है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। मैडम